Hello students, welcome back to another video of Funda Builders. I'm Arshit Madan and I'll be teaching you business studies as mentioned before. So today's topic will be introduction to 4 P's of marketing. We'll be only covering the surface area of it. So let's begin. So to start with our lecture, let's just get a look to what is 4 P's of marketing and what is 7 P's of marketing and what is the underlying difference between them. So हम जो डील करते हैं वो हम सर्विसेज के साथ भी डील करते हैं, प्रोडक्ट के साथ भी डील करते हैं. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में एक बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाता है टैंजिबिलिटी का. तो कुछ ऐसा है जो छू कर कंज्यूमर देख सकता है और कुछ है जो नहीं देख सकता है सर्विसेज. दूसरा एलिमेंट जो है वो ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन लाना बड़ा मुश्किल हो सकता है सर्विसेज में. तो व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन इज कि अगर कंज्यूमर हमारा डे 1 पे कुछ कंज्यूम करता है एंड डे 2 पे कुछ कंज्यूम करता है तो कहीं ना कहीं उसे सिमिलैरिटी लगनी चाहिए अपने एक्सपेक्टेशन से, सेटिस्फैक्शन की. तो ये एक आइडिया होता है स्टैंडर्डाइजेशन का. बड़े बड़े मार्केटर्स इसी की तरफ बढ़ते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन लाई जा सके. ठीक है, और हम ये देखेंगे कि ये 4 P's और 7 P's कैसे उस स्टैंडर्डाइजेशन को लाने में हेल्प करते हैं. तो प्राइस जो है बेसिकली वो क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंज्यूमर इंटरैक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन देता है प्रोडक्ट और कंज्यूमर देता है एक प्राइस, एक पैसा, थोड़ा मनी. अब वो जब ये दोनों पार्ट का एलिमेंट आता है इक्वेशन में और थर्ड एलिमेंट जो है जो मार्केटर आता है इक्वेशन में, तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथली फंक्शन करना स्टार्ट कर जाता है. तो प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है हमारा प्रॉफिट, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और कॉस्ट कवर कर रहा है, या फिर जो भी मार्केटिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है. और कंज्यूमर कहता है कि हाँ मेरे जो बेनिफिट्स डिराइव्ड हैं इस चीज से वो इस प्राइस से ज्यादा है. तो इस तरीके से एक कंप्लीट होता है एक एक्सचेंज. ठीक है, प्लेस है कि जैसे मान लेते हैं हम सपोज पॉइंट ए पे कुछ प्रोड्यूस होता है, तो क्या पॉइंट ए पे ही उसकी मार्केट होगी? जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं. तो होता क्या है, अगर मेरा कंज्यूमर जो है वो मार्केट बी में और मैं मार्केट ए में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो हाउ टू मेक दैट एक्सचेंज हैपन? तो एक्सचेंज ऐसे होता है, वो प्लेस कंप्लीट करता है. तो प्लेस में जब हम आगे जाएंगे तो वील कवर ऑल दैट पार्ट एज वेल. द अदर एलिमेंट इज इन द प्लेस इज कि कई बार जो होता है, प्रोड्यूसर होता है कि जगह कंज्यूमर होता है कि जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो तो प्रोड्यूसर को हेल्प हो जाती है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कंज्यूमर स्कैटर्ड होता है. तो सपोज अगर मैं ए पे हूँ तो क्या मैं हर जगह पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा जहां मेरा कंज्यूमर फैला हुआ है? नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसके लिए प्लेस होता है. अब देखेंगे आगे हम कैसे कैसे करते हैं. प्रमोशन होता है परसुएडिंग एंड कन्विंस करने के लिए कंज्यूमर्स को. अगर आपने मार्केटिंग फिलोसफीज में हमारी सेशन देखा होगा तो उसको उसमें आपको यू हैव गॉटन द आइडिया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए प्रोडक्शन फेज से, प्रोडक्ट फेज से सेलिंग फेज पे आए और मार्केटिंग फेज पे आए, तो परसुएशन एंड कन्विंसिंग बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट टू गेट द कंज्यूमर. ठीक है, तो प्रमोशन में वो एलिमेंट्स कवर होते हैं. प्रोडक्ट में वो एलिमेंट्स आते हैं कि प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, बेसिकली पैकेजिंग, लेबलिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा. हम उसको भी डीप डाउन कवर करेंगे विद एग्जांपल्स. पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस एलिमेंट आ जाता है सर्विसेज का. क्यों? हमने सेशन की स्टार्टिंग में बात करी किस बारे में? हमने सेशन की स्टार्टिंग में बात करी थी स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में. तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या एलिमेंट रहता है कि मेरा अगर माय वर्कफोर्स बहुत ज्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर हाई है उनमें. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है बहुत जल्दी लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है. सेकेंड एलिमेंट वाई पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर मेरा एम्प्लॉय दुखी होगा तो मेरा कंज्यूमर कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज इन दी एंड सर्विस दे कौन रहा है? मेरे मेरे एम्प्लॉयज दे रहे हैं. तो उनका सेटिस्फैक्शन मेरे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है. अदर पार्ट इज प्रोसेस कि हाउ द सर्विस इज प्रोवाइडेड. सो इन प्रोडक्ट इट्स वेरी सिंपल कि हाँ बिका रिटेलर पे चला गया, बट प्रोसेस एक एलिमेंट आ रहा था सर्विस में, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस. तो हमको ना प्रोसेस देखने को सर्विस प्रोवाइड कैसे की जा रही है. ठीक है. फिजिकल एविडेंस इज बिकॉज सर्विसेज में जो है कोई कुछ एलिमेंट तो अटैच नहीं होता है कि हाँ चलो आपने कुरकुरे खाया तो आपने कुरकुरे दिया.
एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंज्यूमर को कुरकुरे दिया तो कंप्लीटेड दिखा कि हाँ हमारी कंप्लीट हो गई थी, बट जब एक सर्विस कंप्लीट होती है तो उसका क्या एलिमेंट है, उससे क्या पता चलता है कि हाँ सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। इसी वजह से हमने फिजिकल एविडेंस को डाल रखा। फिजिकल एविडेंस में आ जाता है बिल्स, वाउचर्स एंड एवरीथिंग एल्स, जो कि एक दिखाता है कि हाँ सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। तो एज ऑफ नाउ हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, बट इन एक्चुअलिटी ऑल एक्चुअलिटी देयर आर 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। ओके, कवरिंग द फर्स्ट वन, प्राइस। तो प्राइस क्या है? बेसिकली प्राइस होता है, अभी हमने बात करी कि वो एलिमेंट जिससे एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो प्राइस सेट कैसे किया जाता है, हम इधर थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो प्राइस सेट करने के लिए देयर एवरी फर्म हैज अ प्राइस ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हो सकता है कि उसे मार्केट गैदर करनी हो, पूरी मार्केट शेयर इंक्रीज करना, हो सकता है उसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना हो सकता है उसको इससे निकलने वाला पैसे से अपने दूसरे बिजनेस को कवर करना हो सकता है देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस ऑन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो the company and the marketer has to see what is their pricing objective and this is how they decide कि क्या प्राइस रखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस। फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकता है कि मेरा कंपटीशन क्या प्राइस कर रहा है। अब कंपटीशन का प्राइस क्यों एक जरूरी हो जाता है एलिमेंट, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हम दूर नहीं जाते हैं, एक एग्जांपल अपने ऊपर लेकर रखते हैं। सपोज लेज कुरकुरे के साथ एक नया ब्रांड आता है, लुरुरे। थोड़ा और क्रिएटिव होता हूँ, सॉरी मैं इसके साथ से चुरमुरे आता है। तो चुरमुरे का क्या प्राइस रखता हूँ मैं, बिकॉज इन दोनों तो 5, 10, 20 का प्राइस चलता है इनका यूजुअली, जो मैंने देखा। बाकी मॉल्स वगैरह में 15, 30 के में मिलते हैं, बट हम थोड़ा सा जेनरिक रखते हैं 5, 10 एंड 20। तो चुरचुरे जब आता है तो वो कहता है कि यार मैं प्राइसिंग अपने हिसाब से रखता हूँ, बिकॉज मेरी कॉस्ट अच्छी है, मेरी क्वालिटी अच्छी है, तो मैं प्राइसिंग रखता हूँ 7 रुपीज एंड 12 रुपीज एंड 22 रुपीज। बिकने में इतनी मुश्किल हो जाएगी बिकॉज कंपटीशन ने प्राइस की स्टैंडर्डाइजेशन कर रखी है। अब कस्टमर कहता है कि यार अब तो मेरे को तो देखो 3 ही प्राइस दिखते हैं, 5, 10, 20, तो ये 7, 12 और 22 का हिसाब मुझे समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर फैक्टर जो डिटरमाइन कर रहा है प्राइस, उसको अगर आप नजरअंदाज करते हैं, अगर आप उसे इग्नोर करते हैं, तो बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट, बिकेगा बहुत धीरे धीरे बिकेगा। शायद आप बहुत मार्केटिंग एफर्ट्स डालेंगे तो कुछ एलिमेंट निकले कि हाँ आपकी सेल बढ़नी शुरू हो गई, एंड फिर आप देखेंगे कि फिर कुरकुरे और लेज भी अपना प्राइस 7, 12 और 22 कर देंगे। तो इस इन बेस्ट केस सिनेरियो यू विल चेंज द प्राइस फॉर द कंपटीशन एज वेल, बट कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन फिर भी प्राइस की रहेगी ही रहेगी। उसके बाद यू हैव टू फिक्स द प्राइस। सेशन के स्टार्ट में, मिड में, एंड में, हर जगह पर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात हर जगह करेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिक्स करना शुरू करते हैं चीजों को। क्वालिटी फिक्स करना शुरू करते हैं, प्राइस फिक्स करना शुरू करते हैं, वेरियस एलिमेंट फिक्स करना शुरू करते हैं। तो फिक्सिंग ऑफ द प्राइस कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन का पार्ट आ जाता है कि प्राइस फिक्स्ड है तो कंज्यूमर को पता है कि हाँ 10 रुपए की चीज है, ये 10 रुपए की रहेगी। अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करते हो तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो सकता है, और कंज्यूमर कंफ्यूज होगा तो आपका प्रोडक्ट कभी प्रेफर नहीं करेगा। अनदर थिंग इज दैट यू हैव टू अकोमोडेट डिस्काउंट्स। सो होता है कुछ प्रोडक्ट्स के नेचर्स में कि आपको डिस्काउंट देना ही पड़ता है, विदाउट गिविंग डिस्काउंट्स बात नहीं बनेगी। तो वो आपको डिस्काउंट जो है अपने प्राइस में पहले ही अकोमोडेट करना पड़ेगा। आप एक प्राइस रखते हैं और बाद में डिस्काउंट का सोचते हैं तो लॉस में जा सकते हैं, और डिस्काउंट देना अगर नेसेसरी है, कंज्यूमर उसके बिना आपको देखता ही नहीं है, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। तो यही चीज जो होती है आपको अकोमोडेट करनी पड़ेगी अपने प्राइस में। इसके बाद एक एलिमेंट है ट्रेडर्स एंड क्रेडिटर्स का जो टर्म होता है। तो क्रेडिटर्स एंड ट्रेडर्स का क्या टर्म्स होते हैं वो देखना पड़ेगा, क्रेडिट टर्म्स उनके, कि सपोज हम डीलर्स को कितना क्रेडिट टर्म देना चाहते हैं। ये इफेक्ट मारता है बहुत बड़ा हमारे प्राइस पे, बिकॉज हमारा जो है बढ़ जाता है कॉस्ट इस चीज से, कि अगर हम क्रेडिट टर्म्स को देते जाते हैं तो। और अगर हम क्रेडिट टर्म नहीं देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की मूवमेंट रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ता है कि कितना क्रेडिट टर्म देना, और वो प्राइस में हमें अकोमोडेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या एलिमेंट मैं बताता हूँ। एक तो लेबल है। लेबल ऐसा है, सपोज मान लेते हैं कि मैगी नई नई आई है, और सपोज मैं टीवी नहीं देखता हूँ,
मैगी का 1 वीक पहले इंट्रोडक्शन हुआ है या 2 डेज पहले इंट्रोडक्शन हुआ है एंड इट हैज जस्ट कम टू माई रिटेलिंग हाउस। मैंने कहा एक मैगी देना, तो उन्होंने मैगी दे दी मुझे। मैं घर आया और मैंने मैगी तेल में फ्राई करनी शुरू कर दी। क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है नया नया आया, मैंने टीवी नहीं देखा, मैगी मैंने खरीद ली खाने के लिए, बट मैं नहीं करूंगा ऐसा। क्यों? बिकॉज कंपनी ने स्मार्टली अपने लेबल पे हाउ टू मेक मैगी का बहुत बड़े बड़े 4 स्टेप्स डाल रखे हैं। तो एनी कंज्यूमर जो टीवी नहीं भी देखता होगा, जिसने प्रोडक्ट खरीदा है, उसे बहुत अच्छे डायरेक्शंस पता है किस तरीके से मुझे प्रोडक्ट को यूज करना है। लेबल में दूसरे एलिमेंट का पार्ट रहता है लीगल ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करना। तो लीगल ऑब्लिगेशंस में क्या क्या आता है? एमआरपी, इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सेट्रा। तो वो भी तुमको लेबल में प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो कंज्यूमर के राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज पैकेजिंग। सो पैकेजिंग का क्या रेलेवेंस है? पैकेजिंग का रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को ठीक रखना, प्रिजर्व रखना नहीं होता है। पैकेजिंग का एक और एलिमेंट भी है। तो मान लेते हैं सपोज जब मैगी कंसीव हुई तो उन्होंने येलो कलर की जगह उन्होंने रेड कलर या ब्लू कलर या पर्पल कलर यूज किया। तो क्या मैगी की सेल और गुडविल पे कोई फर्क आता? ब्रांड वैल्यू पे फर्क आता कि हम लोगों ने येलो की जगह पर्पल मैगी देखना शुरू किया? गॉड नोस, पर ऐसा होता है। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद रखे जाते हैं, बिकॉज मैगी के साथ ही दूसरे ब्रांड, कॉम्पिटिटिव ब्रांड के भी रखे हुए हैं। तो जो बंदा तीनों ब्रांड्स को नहीं जानता वो मैगी को प्रेफर करेगा सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग को देखकर। येलो उसके आंख में जल्दी चमक जाएगा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को देखो। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, जिसके ऊपर बहुत लंबी स्टडीज रही। द थर्ड एलिमेंट इज ब्रांडिंग, प्रोडक्ट ब्रांड इटसेल्फ एज वेल। तो होता क्या है, अगर पैकेजिंग अच्छी होती है, मैंने जैसे भी बात करी, तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो थोड़ा सा ज्यादा दिखता है दिखता है तो कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर अगर कोई नॉन इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, नॉन इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट या लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कंज्यूमर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो हो सकता है वो खरीद ले विदाउट एनी प्रॉब्लम। देख के कहेगा हाँ ये ठीक लग रहा है, 10 रुपए की चीज है, खा के देखते कैसा लगता है। फोर्थ पार्ट है स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। वही बात आ जाती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मारुति सुजुकी का मैक्सिमम शेयर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो इसलिए नहीं है बिकॉज मार्केटिंग सुजुकी ने बहुत बढ़िया प्रमोशंस करे हैं या मार्केटिंग सुजुकी के बेस्ट कंज्यूमर्स निकले हैं जो उनका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्वियसली वन पार्ट ऑफ इट, बट अनदर पार्ट इज जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत कंज्यूमर्स कहते हैं कि व्हाई दे प्रेफर मारुति सुजुकी, इज स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है जब एक कंज्यूमर बहुत हाई इन्वॉल्व होकर प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे ऑटोमोबाइल, तो वो ये भी देखता है कि जब मैं प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ 10-12 साल के लिए, तो मेरे को कितनी इनकन्वीनियंस आ सकती है, क्या कॉस्ट अंडरलाइन करेगी एक्सेट्रा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है मारुति सुजुकी की, और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी बहुत इजीली मिल जाती है कि हाँ भाई स्पेयर पार्ट्स जाओगे बहुत आराम से मिल जाएगा नेक्स्ट मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट में ऑफ कोर्स। तो ये एक एलिमेंट रहता है प्रोडक्ट में जो कि हेल्प करता है कंज्यूमर को डिसीजन लेने में, और हेल्प करता है मार्केटर को थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए कंज्यूमर को। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्लेस। तो प्लेस क्या है? जैसे हमने पहले बात करी कि प्रोड्यूसर अलग जगह प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट अलग जगह है, मार्केट स्कैटर्ड भी है। तो किस तरीके का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करूंगा एक प्रोडक्ट को वहां पहुंचाने के लिए? तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये आता है कि मेरा प्रोडक्ट, पहली बात तो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कितनी इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में मैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दूंगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने 11th क्लास में वैसे तो डीपली पढ़ा था, जस्ट गिव यू एन आइडिया। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सपोज प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में कितने लोग आएंगे, दैट इंटरमीडियरी जो हमने आगे मेंशन कर रहे थे, कितने इंटरमीडियरीज आएंगे। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि प्रोड्यूसर, एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। या फिर हो सकता है जैसे हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, प्रोड्यूसर, डीलर एंड कंज्यूमर। ठीक है। कुछ जगहों पर ऐसे होता है, प्रोड्यूसर, ई कॉमर्स वेबसाइट, कंज्यूमर। ओके। कुछ जगह डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, कंपनी, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड द कंज्यूमर। बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं।
जैसे जैसे नए नए बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व होते हैं, नई नई चीजें आती हैं, तो वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलता है, प्रोवाइडेड कि वो बिजनेस मॉडल रिटेलिंग के इनोवेशन पे हो। दूसरा एलिमेंट होता है कि इंटरमीडियरीज कितने इन्वॉल्व रहेंगे। इंटरमीडियरीज का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक प्रोड्यूसर के लिए, बिकॉज वो उसके प्राइस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सपोज 3 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए बीइंग प्रोड्यूसर एंड पॉइंट बी बीइंग कंज्यूमर। तो हर बीच में इंटरमीडियरी अपना कमीशन खाएगा, अपना प्रॉफिट निकालेगा एंड वो प्राइस बढ़ाता जाएगा। तीसरा एलिमेंट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चैनल पार्टनर्स। जैसे हमने बात करी, देयर इज one channel partner, and let me tell you this before we actually get into the place part even deeper. A company does not have only one channel of distribution. उसके पास एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो कि हाइब्रिड होती है। तो एक कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट सिर्फ एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं पहुंच रहा है, वो मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैगी ऑनलाइन भी बिक रही है, मैगी डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी बिक रही है, मैगी बाहर किराने की दुकान पे भी बिक रही है। ठीक है, देखा एक मैगी कितने तरीके से, कितने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है हमारे पास। इससे पहले हम सोच नहीं रहे थे इस एलिमेंट में, बट अब हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो जब 3 डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो कि 3 डिफरेंट आइडियाज फॉलो कर रहे हैं, 3 डिफरेंट इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व डिफरेंटली हैं तीनों में, ऑब्वियसली प्राइस भी तीनों के पास डिफरेंट हो सकता है। तो मान लो बिग बाजार वेंसडे का सेल आ रहा है, और वेंसडे से अगले वेंसडे तक, और उसी टाइम के फ्रेम के बीच में ई कॉमर्स वालों ने भी अपना डिस्काउंट निकाल दिया, तो कौन प्रेफर करेगा रिटेलर्स को? कोई नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आनी शुरू हो जाएगी चैनल पार्टनर्स के बीच में, जो कि इन दी एंड सारा भुगतान जो करना पड़ता है वो प्रोड्यूसर को करना पड़ता है। तो इस चीज को भी मैनेज करना पड़ता है एक मार्केटर को, कि ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। एक बेस प्राइस सेट किया जाता है कि इसके नीचे तो कोई नहीं बेचेगा। तो वही कहीं ना कहीं एक आइडिया निकाला जाता है कि हाँ, किस तरीके से कोई भी चैनल पार्टनर डिसैटिस्फाइड ना हो। द फोर्थ एलिमेंट इज वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग का क्या मतलब होता है, बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स रहते हैं प्रोड्यूसर के पास। एक रहता है फिनिश गुड, एक रहता है रॉ मटेरियल, एक रहता है अंडर प्रोसेस, जो अंडर वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल जिसको हम कहते हैं। तो इन तीनों को मैनेज करना है, और इन तीनों को मैंने कम से कम भी करना है अपने पास, बिकॉज जितनी जितनी मेरी इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ता जाएगा। मेरी वेयर हाउसिंग कॉस्ट मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ाती है। तो इसके लिए वेरियस चीजें रही थी रॉ मटेरियल के लिए, तो कि हाँ अपन जस्ट इन टाइम क्रिएट करेंगे। बट हाँ, वेयर हाउसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि इतनी डिमांड आएगी, बट मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकता इतनी आएगी। सपोज मुझे लगता है 1000 यूनिट्स बिकेंगे, तो मैं 1200 बनाऊंगा, मैं 1000 कभी नहीं बनाऊंगा। क्या पता 200 ज्यादा बिक जाए, तो मेरा अनसेटिस्फाइड कंज्यूमर नहीं जाएगा, अनसेटिस्फाइड सेल नहीं होगी, कंप्लीट सेल होएगी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्टॉक मेंटेन रख लेता हूँ कि हाँ, बाई चांस ज्यादा डिमांड आ जाएगी तो मैं स्टॉक से निकाल के दे दूँ। This is one of the most important part of warehousing, that this removes the hindrance of time as well. कि तुमने warehouse किया, hindrance of time हमने पढ़ा था 11th क्लास में। तो हमने hindrance of time मतलब टाइम, बिकॉज जिस टाइम मैं कंज्यूम करता हूँ उसी टाइम मेरा बिकेगा भी नहीं ना। तो जिस टाइम मैं प्रोड्यूस करता हूँ उस टाइम कंज्यूम नहीं होता, तो मेरा प्रोडक्ट क्या मैं बाहर रख दूंगा दरवाजे के कि हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं ना मैं उसे कहीं स्टोर करूंगा। तो स्टोर करूंगा कहाँ करूंगा? वेयर हाउस में करूंगा, जब तक उसकी कंजम्पशन नहीं आती। The next element is transportation. So transportation may seem very easy, but it is very very complex. मार्केटर के सर खुजलाना पड़ जाता है कभी कभी ये सोच के कि ट्रांसपोर्टेशन करूं क्या। बिकॉज अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली का ही। इससे बियॉन्ड आई थिंक वेरियस मार्केट्स हैं, एंड आई थिंक दिल्ली पीपल कैन रिलेट टू दिस बेटर। सो सदर बाजार और चांदनी चौक जैसी जगहें जो है ना, दीज आर द होलसेल मार्केट ऑफ दिल्ली, बिगेस्ट होलसेल मार्केट ऑफ दिल्ली। अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे, कहीं यूट्यूब पे भी देखोगे कि कैसा होता है, तो यू विल गेट एन आइडिया। तो व्हाट हैपेंस इज कि इवन दो दे आर द होलसेल मार्केट्स, उसकी गलियां बहुत तंग होती हैं। तंग मतलब बहुत पतली पतली गलियां होती हैं, छोटी छोटी गलियां होती हैं। उनमें ट्रक तो छोड़ो, रिक्शा नहीं घुस पाता। तो सपोज पॉइंट ए जहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से प्रोडक्ट चलता है ट्रक में, ट्रक से चलता है छोटे ट्रक में, छोटे ट्रक से चलता है गाड़ी में, गाड़ी चलता है उसमें टेम्पो में, टेम्पो से आता है रिक्शा में, रिक्शा से क्या करें? रिक्शा अटक गई गली के बाहर, तो गली के अंदर जाते हैं शिकंडी।
शिकंडी एक अलग पार्ट रहा ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि सर पे लाद कर सामान लेकर जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इवॉल्व करता है जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। तो वी इन्वॉल्व ह्यूमन कैरिंग द गुड्स ऑन देयर हेड्स जब हमारा रिक्शा अंदर नहीं घुस पाया। द अदर एलिमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मेंटेन करेंगे, जो हमने पहले भी बात करी थी। बिकॉज हो सकता है हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड, हमारा कंज्यूमर बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो या फिर बहुत ज्यादा कलेक्टेड हो, नीश मार्केटिंग करनी है, तो वो सारा एलिमेंट ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट है प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने बात करी कि हमें करना पड़ता है परसुएड एंड कन्विंस टू द कंज्यूमर। तो उसके लिए हमने 4 टूल्स निकाल रखे हैं। उन टूल्स में सब टूल्स हैं बेसिकली, दीज आर द 4 मेथड्स टू बी मोर प्रिसाइज। तो 4 मेथड क्या है? सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो सेल्स प्रमोशन में आई गिव यू बेटर एग्जांपल टू इट। सेल्स प्रमोशन इज कि मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लुक्रेटिव दिखा रहा हूँ कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए। सपोज हो सकता है, यूजुअली यही होता है कि मैं थोड़ा प्राइस कम कर देता हूँ ताकि कंज्यूमर देखता है और कहता है हाँ चलो ठीक है बढ़िया। तो वन एग्जांपल इज 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट इन द प्रोडक्ट। तो ये हो गया मेरा सेल्स प्रमोशन, जहां मैं सिर्फ सेल्स बूस्ट कर रहा हूँ कि किस तरीके से मेरी सेल कंप्लीट हो जाए। द अदर एलिमेंट इज कि मैं कोई गिफ्ट अटैच कर देता हूँ। द अदर एलिमेंट इज कि मैं 1+1 दे देता हूँ। द फोर्थ वन इज वेरी क्रूशियल, जो कि बहुत अलग तरीके से वर्क करता है, कि मैं 0% फाइनेंसिंग दे देता हूँ। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि एस्पायरिंग होते हैं, बट आप और मैं नहीं खरीद पाते। हम कहते हैं यार इसको डिले कर देते हैं, जब पैसा होगा तो दोबारा खरीद लेंगे, या फिर जब थोड़ा प्राइस कम होगा, हमारे रेंज में आएगा अफोर्डेबिलिटी के, तब खरीद लेंगे। तो प्रोड्यूसर ने और मार्केटर ने ये प्रॉब्लम को सेंस किया एंड उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है 0% फाइनेंसिंग बना देते हैं, और ताकि जो सेल 2 साल बाद कंप्लीट होनी थी वो आज ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज एडवर्टीजमेंट। So advertisement basically has different purposes: brand awareness, sale boosting, etc. तो एक टाइम था WHO ने अमिताभ बच्चन को रखा था अपने पोलियो के उसके लिए, बूथ के लिए, कि पोलियो बूथ पे बच्चों को लाना है तो पेरेंट्स को कन्विंस करना है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज विलेज से कोई आ ही नहीं रहा था और बहुत कम लोग शो अप कर रहे थे विलेज से। तो उन्होंने एक बात नोटिस करी कि अमिताभ बच्चन जी ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्लीज जाइए अपने बच्चों को पोलियो की 2 खुराक पिलाइए। पर पब्लिक उस चीज से रिलेट नहीं कर पा रही थी। क्यों रिलेट नहीं कर पा रही थी? बिकॉज इन दैट टाइम अराउंड अमिताभ बच्चन वॉज नॉट सीन एज समबडी जो कि हाथ जोड़ के तुमसे आएगा जाइए। उनकी काफी अलग पर्सनालिटी थी, उनकी थी कि हीरो वाली पर्सनालिटी, कि हाँ करना है तो कर वरना निकल यहाँ से टाइप्स। गेटिंग द आइडिया कि कंज्यूमर, मतलब दिस इज अ फनी पार्ट, बट जो बंदा देख रहा है, जो आइडिया जिसको तुम अपना फ्लोट करना चाह रहे हो, वो उस कैरेक्टर से उस चीज को लिंक ही नहीं कर पा रहा है, उसके लिए पोजिशनिंग ही गलत हो रही है। तो जब इस बात को देखा गया, समझा गया, तो दोबारा अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप डराइए, आप इस तरीके से बोले, हीरो की तरह बोलिए, आप जाके करवाओ, कैसे पेरेंट्स हो तुम। तो उन्होंने डांटना शुरू कर दिया WHO की पोलियो के जो उन्होंने कैंपेन चलाया था, एंड सरप्राइजिंगली लोग टर्न अप करना भी शुरू कर गए, लोगों को क्लिक कर गई वो बात। तो कहीं ना कहीं जब एक बंदा हम देखते हैं, सपोज हम सलमान खान को देखते हैं, हमारे अंदर सलमान खान को लेकर कोई पोजिशनिंग हो रखी है, एंड वो हम कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देते हैं प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी में। तो ये एक एलिमेंट रहता है एडवर्टीजमेंट का। हम एडवर्टीजमेंट का ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन बनाएंगे हम प्रमोशन का जब हमारा नेक्स्ट भी बनेगा। पर्सनल सेलिंग होता है कि जब मैं घर घर जाकर D2D करता हूँ। समटाइम्स ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिटेलर्स बेच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, या वो कुछ अलग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। एक एजेंट घर आता है और हमें समझाता है, हमें कन्विंस करता है, वो पूरा प्रोसेस रहता है। दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। फोर्थ इज पब्लिक रिलेशंस। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कंपनी किसी चीज में फंस जाती है, ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल चीज में फंस गई अथॉरिटीज के बीच में, या कुछ ऐसा एलिमेंट आया, कुछ वायरल हो गया, एंड द रिलेशंस विद द सोसाइटी और द पब्लिक इज डिस्टर्ब। तो इस डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक रिलेशंस। सो वन थिंग इज कि पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना एक कंपनी के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होता है।
तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे एडवर्टीजमेंट से, हमारा टैगलाइन से एक लार्ज सम ऑफ पीपल जो है वो डिसएग्री करते हैं, तो दे स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट. तो a marketer or a company cannot ignore it. For example, Pepsi at one point of time had a tagline, "Come alive." That disturbed many people who believed कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम कहना चाह रहे हो कि मरे हुए लोग वापस आएंगे. And this created a chaos actually. उस chaos को manage करने के लिए they had to change the tagline, but not just that, they had to do public relations with the company to rebuild those relations again. Rebuilding those relations, it takes time. You try to talk to people, you try to listen to them, and you try to give statements that actually help them think कि हाँ काम वैसे हो रहा है जैसे हम चाहते हैं. ठीक है? This was all, and wait till the next 4 sessions जब हम उसके ऊपर करेंगे every P के ऊपर. Until then I'll sign off and all the best for your exams. अगर कोई भी problem होगी you can comment and ask us in messages.